बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुलाकात में खुश आमदेद। नाजरीन, सूद वो लानत है जिसे अल्लाह पाक ने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ ऐलान जंग करार दिया है। अल्लाह ताला ने इसे इतनी बड़ी मुआशी और समाजी बुराई करार दिया है जिसका तसव्वुर भी एक आम आदमी के लिए, एक आम इंसान के लिए महाल है। सूद के ख़िलाफ़ क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ औक़ात में सूदी निज़ाम मईशत के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तहरीकें चलती रहीं। इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई जाती रहीं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर गैर सूदी मुआशी निज़ाम नाफज नहीं हो सका। आजकल भी सूद के ख़िलाफ़ कुछ तहरीकें और कुछ अफराद इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर मैदान अमल में हैं। तशहीरी मुहिम भी जारी है और लोगों में सूद के ख़िलाफ़ शऊर की बेदारी के लिए काम किया जा रहा है। खुशगवार हैरत उस वक़्त हुई जब एक लिबरल और प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल जमात के एक सीनियर रहनुमा सूद के ख़िलाफ़ अलम बुलंद करने के लिए मैदान में उठे। साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र कैप्टन इमरान गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन इमरान गौरी साहब से हम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में भी बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस पर बात करेंगे कि उन्होंने सूद के ख़िलाफ़ ऐलान जहाद कर रखा है और अपने तौर पर और अपनी जमात के प्लेटफार्म से वो पाकिस्तान में सूदी निज़ाम मईशत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने के लिए मैदान अमल में हैं। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमर साहब कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र। सूद के ख़िलाफ़, सूद की हुर्मत पे तो किसी को इनकार नहीं, हर मुसलमान इसे हराम समझता है और इसके इख्तियार करने को गुनाह कबीरा समझता है। आप सूद के ख़िलाफ़ क्या अलम लेकर निकले हैं? किस तरह सूदी निज़ाम मईशत के ख़ात्मे के लिए आपके पास क्या प्लान? देखिए, बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने 7 आयतों में सूद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसके अलावा अहादीस नबी में 32 जगह इसके बारे में ज़िक्र आया है और कुरान पाक में तो इस हद तक अल्लाह तबारक ताला ने कहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ खुली ऐलान जंग है। और अहादीस में इसका कम तर दर्जा जो है, एक जो कम तरीन दर्जा जिसको गुनाह, कम तरीन गुनाह कहेंगे, वो अपनी सगी माँ के साथ जना करना है जो सूद का लेन देन करता है। इस हद तक संगीन जुर्म है। इस हद तक संगीन जुर्म है। और आप ये देखिए कि हमारा पूरा माशरा सूदी निज़ाम में जकड़ा हुआ। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, आप अगर किसी भी माशरे में जाइए, अमेरिका को हम देखते हैं, यूरोप को देखते हैं, यूके को देखते हैं, कनाडा को देखते हैं, बड़ी उनकी हमें नज़र आती है बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। लेकिन आपको हैरत होगी कि मैं ये समझता हूँ कि वहाँ 99% लोग बड़ी कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजारें मेरे हिसाब से, क्योंकि वो सूदी कारोबार में मुलव्वस हैं। उनका जो उनकी तनख्वाह होती है वो वक्त से पहले खर्च कर चुके होते हैं क्रेडिट कार्ड और सूदी निज़ाम मॉर्टगेज के हवाले से। तो ना सिर्फ ये कि जो अल्लाह तबारक ताला के अहकामात हैं वो पूरी कुल्ली कायनात के लिए हैं, पूरी तमाम दुनिया के हर इंसान के लिए हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चन हो, कोई भी हो, उसमें फ़ायदा हो नहीं सकता। इंसान अगर अपने तौर पे कुछ करना चाहे तो अपनी हद में रहता है। सूदी निज़ाम जो ये लीजिंग, मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड का सिलसिला होता है, बेलगाम हो जाता है और वो कहता है हर आसाइश ले लूँ। अमेरिका में मियाँ बीवी दोनों को जॉब करनी पड़ती है, बच्चे भी करते हैं। अब ये देखिए कि अगर सूद के अंदर जान होती तो वो एक अकेले ही काफ़ी था। जैसे हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त जब अच्छा था तो हम पूरी कौम, एक बाप कमाता था और पूरी ख़ानदान जो है वो पालता था। जब से सूद का इंडक्शन हुआ है, हमारे ये जहर के इंजेक्शन पूरी कौम को दिए गए हैं, तो खैर व बरकत उठ गई है। असल क्या चीज़ है, अल्लाह तबारक ताला ने हर ज़ीरू का रिस्क, ये भी कुरान पाक में बार बार रिपीट किया गया है कि अल्लाह तबारक ताला ने हर ज़ीरू का रिस्क उसकी पैदाइश के साथ उतार दिया। देखिए, मैं आपसे कोई वादा करता हूँ, मैं झूठा वादा कर सकता हूँ, अल्लाह तबारक ताला का वादा तो झूठा हो नहीं सकता। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बाकायदा इसको किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का अनलिमिटेड। अच्छा कैप्टन साहब, इस वक्त जो निज़ाम मईशत मुल्क में राइज है, इस पर, इसके हक़ में जो लोग इस्तदलाल करते हैं वो ये कहते हैं
कि इनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है इसका, सूद का अल्टरनेट क्या है कि वो निज़ाम राइज किया जाए जिससे ये इस निज़ाम मईशत से जान छूट जाए। देखिए सर, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटी अकल रखता हूँ, ज़्यादा मेरे अंदर इतनी वो नहीं है, ना मेरी इकोनॉमिक के हवाले से कोई इतनी बड़ी जहन रखता हूँ, या ना मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि सबसे अहम चीज़ तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने जब इस हद तक जिक्र किया, तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि उसका अल्टरनेट नहीं हो सकता। अब मैं सिंपली आपको कहता हूँ दुनियावी एतबार से कि यही बैंक हैं जिनके पास अरबों रुपया आता है लोगों का, बजाय इसके कि ये सूदी निज़ाम में करें। ये बहुत सारे अमूमन बैंकों में ज़्यादा पैसा कौन रखता है? जिसके पास रिटायरमेंट के बाद जो फ़ंड मिलते हैं, वो कहता है चलो यार और कोई तो समझ नहीं आता ना, मैं अपनी बचतें अपनी सेविंग्स सेविंग के लिए चलो महीने का गुजारा हो। तो ये आवाम का कसूर नहीं, ये हमारे गवर्नमेंट का कसूर है कि वो सूदी निज़ाम पे क्यों चल रही है। गवर्नमेंट ऐसा निज़ाम पेश करे, बड़ा आसान है, मैं सिंपली 2 लाइनों में आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे पैसा बैंक के पास है, आप आजकल एनर्जी की शॉर्टेज है, पावर प्रोजेक्ट लगाइए उस पैसे से, और प्रो रेटा जिसकी जो इन्वेस्टमेंट नफ़ा या नुकसान दीजिए। विंड एनर्जी है आजकल, सोलर एनर्जी है, उस पर फोकस करें। इंडस्ट्रीज़ लगाइए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे आप करें। अब मैं सिंपल सी मिसाल आपको कहता हूँ कि मलक रियाज जिसने बहरिया टाउन बनाई है, मेरा ख्याल है उसको 7-8 लाख रुपए डेवलपमेंट के बाद, केनाल इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, वो करोड़ों में प्लॉट बेचता है और लोग ख़रीदते हैं। तो क्या एक ऐसा निज़ाम प्योरली इस्लामिक बैंकिंग का जो प्योरली सूद से पाक हो, क्या पॉसिबल नहीं है कि वो शहर आबाद करने और लोगों को, जैसे कि अगर वो 7 लाख का प्लॉट उसे पड़ रहा है, 3-3 करोड़ का भी बिकता है, 2.5 करोड़ 2 करोड़ तो आम वो बिकता है, तो क्यों बिकता है? अच्छा, ये सूद के ख़िलाफ़ और इस तरह की बातें अगर हम किसी मजहबी जमात के किसी रहनुमा के मुंह से सुने तो फिर अजीब नहीं लगता, लेकिन एक लिबरल प्रोग्रेसिव जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, परवेज़ मुशर्रफ की जमात के चीफ ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने ये सूद के ख़िलाफ़, सूद को क्यों टारगेट कर लिया? ये क्या, ये खुशगवार तब्दीली? जी देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा मुसलमान नहीं हूँ कि मैं दावा करूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह तबारक ताला के अहकामात की कोशिश करता हूँ पाबंदी करूँ। आई वॉज पुश टूवर्ड जनरल मुशर्रफ, ये करीब दिसंबर 2000 की बात है। परवेज़ मुशर्रफ के दौरे इक़्तिदार में कभी आपकी मुलाकात उनसे कभी? सर ज़िंदगी में कभी नहीं हुई, ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। कब ज्वाइन किया आपने फिर? मेरी बेटी आई हुई थी बाहर से, उसने मुझे कहा डैडी आप अपना फेसबुक अकाउंट, मैंने कहा बेटा मुझे तो आता नहीं कंप्यूटर चलाना। उसने थोड़ा बहुत मुझे सिखाया और मेरा फेसबुक अकाउंट खोला। उसमें फिर जनरल साहब की, चूँकि मेरा दिसंबर से ये सिलसिला चल रहा था, बाकायदा मैं रूहानियत के एतबार से आया वो यानी पुश टूवर्ड जनरल मुशर्रफ, तो उसमें फिर जनरल साहब के मैंने कुछ वो देखे उनकी पार्टी के हवाले से। तो 13 तारीख को रात 11:30 बजे, उस ज़माने में इनके यहाँ ऐसा था कि मैसेजेस के ज़रिए मेंबरशिप हो जाती थी। मैंने वो 11:30 बजे मैं फ़ेसबुक देखते देखते उसमें एक नंबर आया कि ये मोबाइल पे मैसेज करें तो आपने पर्टिकुलर यू विल बिकम अ मेंबर। आप बिलीव कीजिए मेरे पास अभी भी वो सेल फ़ोन मौजूद है, बहुत पुराना है, उसमें रिकॉर्डेड है। 11:30 बजे मैंने इधर मैसेज दिया, फ़ौरन जवाब आ गया, मुबारकबाद क्या कि जो आपने APML फैमिली ज्वाइन की और आप मेंबर बन गए हैं। उसके बाद फिर चलता रहा थोड़ा बहुत सिलसिला, चंद दिन गुजरे, 16, 17, 18 को गालिबन एक मैंने उसमें देखा कि एनी मेंबर कैन अप्लाई फॉर MN या MPA। ये सब कुछ खुदा अल्लाह की तरफ से होना था, मैंने बहरहाल वो अप्लाई कर दिया। क्या इंटरव्यू किया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आपसे? क्या गपशप हुई जो पहली मुलाकात थी उसमें? कि जनरल साहब सी ऑफ करने वाले थे उस वक्त कसूरी साहब को, तो उनका जो पैसेज है दरवाजे के पास खड़े थे, बड़े मुझे गले वले लगाए। मेरे लिए बहुत लम्हे वो ऐसे थे कि जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो सच्चाई के साथ, उसका मिलना मेरे लिए वो लम्हे मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया, इतने नेक। अब यकीन कीजिए मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे मैंने पता नहीं क्या पा लिया। अब आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पार्टी के, पार्टी कहाँ खड़ी है इस वक्त? सर देखिए, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। पार्टी इस वक्त, पार्टी को बहुत बुलंद होना चाहिए था। मैं समझता हूँ जो इस वक्त वैक्यूम है, इस पार्टी को 5 साल में नेशनल लेवल पे होना चाहिए था। लेकिन जो मेरी अपनी रिसर्च है पार्टी के हवाले से, तो मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि
मेरी जो डायग्नोसिस है इस बीमारी के हवाले से वो ये है कि APML में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों से इंडक्ट किए गए, प्लांट किए गए, आई वुड से, जैसे नून लीग, जैसे MQM, जैसे पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की। जो असल रूह के मुताबिक होने चाहिए थे कारकुन, वो बहुत कम तादाद में हैं। अब आप देखिए कि जो लोग आए हैं जिनको इंडक्ट किया गया है उनको किसी एजेंडे के तहत, इस एजेंडे के तहत ख़ास तौर पे कुछ पार्टियों के मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हर तरह से कोशिश की, पैसा भी फेंका कि ये पार्टी किसी भी तरह कामयाब ना हो। जब आपके अपने अपने फैमिली के अंदर अगर आपके दुश्मन मौजूद हों तो पार्टी इतनी आसानी से फ्लरिश नहीं कर सकती। उन्होंने पार्टी को चलने ही नहीं दिया। ये कौन लोग थे? सर ये मुख्तलिफ, मैं नाम नहीं लूँगा, मुख्तलिफ जमातों के लोग जो इसमें हुए और जो मेरे सामने नंगे हो गए। अब आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप? पार्टी को नए सिरे से मुनज़्ज़म जी कर सर, रहे हैं? मैं पहले बिल्कुल वाले ओहदे ख़त्म हैं या बिल्कुल पहले वाले लोग हैं देखिए अभी? ऐसा है कि एक कन्वेंशन मैंने किया था 1 नवंबर को। हर पार्टी में डेमोक्रेसी भी होती है, तो जाहिर बात है मैं भी एक फैमिली मेम्बर हूँ इस ख़ानदान का। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ख़ानदान घर में रह रहा है, उसमें कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हो सकता है वो टू सम रीज़न नशे में सो रहे हों, अगर उस घर को आग लग जाती है तो अगर 10-12 फैमिली मेम्बर सो रहे हैं या कोई जो जागा हुआ है तो उसका फ़र्ज़ क्या है कि उस आग को बुझाए। तो यही मैं कर रहा हूँ कि उस आग को बुझा के प्रॉपरली पार्टी को जो है स्टैंड कर। अच्छा, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में और परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी के बारे में जो पब्लिक में एक तासर है, राय आमा ये है कि ये तो लोग बड़े लिबरल, प्रोग्रेसिव और ऐसे लोग जिनकी शामें शहर में डिस्कस होती हैं, ये तो ऐसे लोग हैं। आप जैसे लोग वहाँ पे फिट कैसे हो रहे हैं? आपका एक रूहानी तल्लुक कैसे बन गया? सर देखिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, अब जब मैं पार्टी के अंदर आया मैं नहीं जानता था मुशर्रफ साहब के। उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो आप अंदाज़ा करेंगे कि मुशर्रफ साहब सैयद ज़ादे हैं माशाल्लाह, और वो बड़ी रूहानी शख्सियत हैं। दुनिया पे ना जाएं, उनके लिए कई एजाज़ात हैं रूहानियत के एतबार से। अभी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं जितना जल्दी मुमकिन हो पार्टी को जो है ना नंबर 1 पार्टी बनाऊं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी इनकम्पिटेंस, मैं कहूँगा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जनरल मुशर्रफ साहब का नाम ही काफ़ी है। जनरल मुशर्रफ वो प्रोडक्ट हैं जिसको मार्केटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया, KPK में, आप बिलीव कीजिए कि ग्रास रूट लेवल पे आम आदमी जिसको हम कहते हैं, नॉट कोई अमीर ज़्यादा नहीं, गरीब जो कि मेजॉरिटी है हमारी यानी कौम की। तो कैप्टन साहब, गरीबों को पूछता कौन है? गरीब सारे ही एक तरफ हो जाएं, इलेक्टेबल्स आपके साथ ना होंगे, आप इलेक्शन। सर ये तो देखिए ना सिस्टम है, यही सिस्टम चेंज होना चाहिए। बात यह है कि अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, MQM लोग चाहे उसको जितना बुरा कहें, मैं कहता हूँ बहुत बुरी जमात होगी, लेकिन उसकी चंद चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। मिसाल के तौर पे MQM वो वही जमात है जो ये नज़रिया लेके निकली थी कि लोअर और लोअर मिडिल क्लास को असेंबलीज़ में पहुंचाना है, और उन्हें पहुंचाया। और जितना डिसिप्लिन MQM के अंदर मैंने देखा है, मैं हैरान हूँ। मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में भी कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी वेल डिसिप्लिन। सवाल ही पैदा नहीं 20 लाख का 10 लाख का जलसा हो, लाख का 2 लाख का, मजाल है कि कोई इधर से उधर ऐसा अरेंजमेंट में अब ऐसे। आपकी पार्टी भी लोअर मिडिल क्लास को असेंबली में लाना चाहती है? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं हर कम्पिटेंट। तो जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के अपने हाथ में असम्बलियाँ थीं, सारा कुछ था, उस वक्त लोअर मिडिल क्लास उनको याद क्यों नहीं आई? देखिए सर मैं आपसे, ये एक प्रोसेस है, हर चीज़ का अल्लाह तबारक तआला ने वक्त लिखा हुआ है। जनरल साहब के कुछ साथ ऐसे लोग होंगे, मैं नहीं जानता। बहरहाल जनरल साहब ने जब टेक ओवर किया तब वो हालत मजबूरी किया था। आप देखिए जनरल साहब का जहाज़ हवाई जहाज़ में हवा में उड़ रहा है। असम्बलियाँ तो उन्होंने भारत मजबूरी नहीं बनाई थी, वो तो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जमहूरी होने का फैसला किया था। मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल साहब को ये इकदाम करना था, देखिए हम पास्ट को डिस्कस क्या करें, मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल साहब खुद खड़े हो जाते, उस वक़्त अपने लेवल पे एक जमात खड़ी करते और किसी पुराने को ना लेते, क्योंकि ये सारे लोग आजमाए हुए हैं। आप कितनी दफ़ा आजमाएंगे यार लोगों को? क्या दिया है इन्होंने इस मुल्क को? अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आजमाए हुए लोगों को शामिल नहीं करेंगे? इंशाल्लाह ताला। देखिए जब तक ये चौधरी बरादरान चक्कर लगा रहे हैं, खोसा बरादरान जा रहे हैं, गौस अली शाह साहब जा रहे हैं, ये सारे लोग मिल रहे हैं,
तो इनको कहीं कोई इत्तेहाद वगैरह बनने की बातें भी हो रही हैं, तो ये क्या होगा? देखिए, मिलने दें जो भी मिलता है, मिलने में तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़ात के हवाले से बात करूँगा। जनरल साहब की जो भी मर्ज़ी हो, मेरा ख़्याल ये है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अगले 3 महीने 4 महीने पार्टी को पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि जो मेरा गलियों में इलाकों में जाना हुआ है, पिछले लाहौर की बात बता दूँ, 3 हफ्ते के अंदर मैं मुख्तलिफ़ इलाकों में गया हूँ, गटर ज़दा इलाकों में गया हूँ, लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं रात को 3-3 4 बजे तक, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वो रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सब जमा होते हैं, मैं उनके साथ कचहरियाँ की, मैंने बैठ के, मैंने विदाउट टेलिंग दैम कि जी मेरा ताल्लुक APML से, वो जी मुशर्रफ साहब दा दौर ते बहुत चंगा सी, ना CNG दी लाइनां लगदियां सन, ना बिजली दी लोड शेडिंग दा रौला सी, अमनो मान भी सी, बेहतरीन दौर सी जी। ते वो बस जनरल साहब दी तो की गल है। अब आप चारों सूबों में तंजीम साजी कर रहे हैं? इंशाल्लाह ना सिर्फ 4 सूबे में करनी है, पहले पाकिस्तान के अंदर करनी, फिर ओवरसीज़ पे भी करनी है। जो जो काल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले वाले दोस्त थे, डॉक्टर अमजद साहब, राशिद कुरैशी साहब और दूसरे, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मेंबर तो सब मौजूद हैं, उहदों की बात है, और मुझे कोई उहदा नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर पोजीशन है। मैं चाहता हूँ मेरिट पे फैसले हों, कम्पिटेंट, दयानतदार, सादिक और अमीन। जब तक सादिक और अमीन अच्छे कैरेक्टर के लोग नहीं आएंगे असेंबलीज़ में या किसी पार्टी के अंदर, ये मुल्क के निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता। और सबसे खुशाइंद बात यह है कि आप ये देखिए, मैं मुशर्रफ साहब से ऐसे नहीं, मैं वो उनकी काफ़ी सारी बातें मैं रूहानियत के एतबार से भी आपको बता दूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में या दुनिया के अरब कंट्रीज़ को छोड़ के, अल्लाह तबारक ताला ने ये वाहिद हस्ती हैं जिनको 6 मरतबा जिनके लिए खाना काबा के दरवाज़े खुले। अवाम के वोट कैसे लेंगे? वो अल्लाह के नज़दीक तो उनका किरदार और उनका वो तो उनकी ज़ात का मामला है, बहुत बुलंद होगा और है, हमें उस पर कोई शक शुबा नहीं है, ना करने की ज़रूरत है। अवाम तक रसाई कैसे होगी? अवाम के वोट कैसे लेंगे? देखिए सर, बात यह है कि जो अमल यहाँ किया गया उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंटरनली, मैंने कहा ना, जो कि मेरे हिसाब से, और आई एम वेरी पॉजिटिव, कि उनको प्लांट किया गया है पार्टी। अब मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी बात है जी, 2013 का इलेक्शन था, उस वक्त जनरल साहब की आमद थी, लोगों के अंदर बड़ा जोश खरोश था, उसका बाइकाट किया गया। क्यों बाइकाट किया गया? आप मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टी होती है, इलेक्शन का बाइकाट। मैं दरिया के किनारे या स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा रहूं, सारी उम्र खड़ा रहूं, और मैं सोचूं कि मुझे स्विमिंग आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। अनलेस एंड अनटिल मैं डीप वाटर में डाइव मारूंगा, गोते खाऊंगा, कुछ पानी मुंह में जाएगा, मैं तैरना सीख जाऊंगा। कम से कम एक ट्रायल तो होना चाहिए था ना। आप कैसे उस ट्रायल में, हो सकता है हम 100-150 सीट ले जाते, लोगों का जज्बा, क्योंकि ये साइलेंट मेजॉरिटी में नाम दिया मुशर्रफ साहब के पूरे पाकिस्तान में। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस पर, मैंने कहा ना, जैसे कि बगैर बताया मैं कि APML को मैंने देखा है, हर इलाके में मैं गया हूँ, मुशर्रफ साहब से लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैं हैरान हूँ कि शायद कराची में लोग इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पंजाब में और KPK में करते। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस आने का मशवरा किसने दिया? सर, मैंने अर्ज़ किया ना कि मुझे 2.25 साल हुए इस पार्टी में, ये पुरानी बात है, मैं किसी हवाले से नहीं जानता, मैं तो अपने टेनवर की बात करूँगा। मुझे 2.25 साल हुए, जिसमें आप समझते हैं कि एक कारकुन को आगे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरा भी कोई कमाल नहीं है। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से मुझे बड़ी गैबी मदद हासिल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ मेरे अंदर से, और अल्लाह तबारक ताला मेरे से कोई काम लेना चाहते। 2013 के इलेक्शन का बाइकाट तो नहीं किया था, वो तो रिजेक्ट हो गए थे। नहीं सर, कागजात नहीं, वो तो जनरल मुशर्रफ को उन्होंने दुश्मनी के हिसाब से, देखिए ना, अदलिया क्या है, जुडिशरी क्या है, ये तो वो हिसाब चल रहा था कि पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो इनके साथ खड़ी थी। जो पॉलिटिकल, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी हुकूमत वक्त में थी, सारी उनके साथ खड़ी थी। मुझे बताइए, ये आपका जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार, क्या नाम है पूरा, मैं समझता हूँ जितना नुकसान इस मुल्क को इफ्तिखार चौधरी ने पहुँचाया है, शायद ही किसी ने पहुँचाया। पर्सनल, देखिए, कोई चीज़ पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब ने नहीं, नवाज शरीफ देखिए ना, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आप सबसे पहले आपको मैं एक अर्ज़ करूँ,
हमारी अफवाज पाकिस्तान है ना, वो एक अहद लेती हैं ओथ पे कि हम हर सूरत हाल में पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं मुश्किल तरीन वक्त में भी पाकिस्तान, अब मुझे बताइए क्यों बुलाते हैं ये इतने इनकम्पिटेंट हैं? कहीं ज़लज़ला आ जाए तो फ़ौज की तरफ देख रहे होते हैं, कहीं आग लग जाए तो फ़ौज की तरफ देख रहे हैं, कहीं कहत पड़ जाए तो फ़ौज, सैलाब आ जाए तो फ़ौज। अरे भाई, फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। सिविल गवर्नमेंट क्या करती है फिर? क्या ज़रूरत है सिविल गवर्नमेंट की? इसलिए कि उनका काम तो सरहदों की हिफाजत करना है। वो जाने आप वहाँ पर भी दे रहे हैं, और जब मुश्किल वक्त पड़ रही है तो आप फ़ौज की तरफ। अब ये कहते हैं जी इलेक्शन हो तो फ़ौज। भाई, जब फ़ौज ने सारा कुछ करना तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? आपका काम सिर्फ करप्शन करना है, यही है ना जी, लूट मार। कैप्टन साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद कैप्टन इमरान गौरी साहब से हम पूछेंगे कि जनरल मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक संगीन गद्दारी केस भी चल रहा है। उस केस के होते हुए उनकी सियासी पोजीशन क्या है और कैसे सियासत में वो सर्वाइव करेंगे, ये सवाल होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कैप्टन साहब, संगीन गद्दारी केस भी मुशर्रफ साहब फेस कर रहे हैं, तो ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा? कोई इस्टेब्लिशमेंट ने कोई आपको कोई सिग्नल दिया है? सर देखिए, मेरा किसी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, मैं वाजे कर चुका हूँ आपको। मेरी आमद बखुदा किसी के साथ नहीं, मैं ऑनेस्ट टू गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा किसी से ताल्लुक़ नहीं है। मैं तो एक ये समझिए अल्लाह का फ़कीर हूँ जो इस मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक करना चाहता हूँ, और ये मेरा जज्बा है। आप यकीन कीजिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी कोई बात हुई है सूद पे आपकी? सर मेरी बात हुई है, और देखिए जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो उनके दौर में IMF और वर्ल्ड बैंक से हमारी जान छूट गई थी, मुशर्रफ साहब की काविशों से। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ही उनका रख लिया था, तो छूट तो जानी थी। नहीं नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर देखिए वो जो भी था उनका रख लिया था, लेकिन ये तो हकीकत है ऑन रिकॉर्ड के जी वर्ल्ड बैंक और IMF से जान छूट गई थी, जानते हैं ना, हम सब जानते हैं। ये बड़ा पॉजिटिव, वो आगे बढ़ते, उनको बढ़ने नहीं दिया गया। अब आ जाइए ये जो आप कह रहे हैं कि संगीन मुकदमात, तो यार मुकदमात बनाने में आप मेरे खिलाफ 50 बना दीजिए। अगर इंसाफ है, अदल है, तो हक की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। कौन सा गलत काम किया उन्होंने? उनको मजबूर किया गया। एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि पूरे हिफाजत का ज़ामिन होता है पाकिस्तान की, और उसको जो है आप हवाई जहाज़ पे कभी इधर ले जाओ कभी उधर ले जाओ। ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ पे मर्डर चार्ज लगना चाहिए, उस जहाज़ पे जितने लोग थे उनका भी इस वजह से लगना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ जनरल साहब। बात फिर वही आती है ना गौरी साहब, क्यों नहीं ट्रायल किया आपने, क्यों उनको जद्दा भेज दिया? सर वही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब फिर आप कहेंगे ये पुरानी बात नहीं, पुरानी बात नहीं कर रहा मैं कहता हूँ आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि वो कितने नरम दिल इंसान है कि वो उन्होंने सोचा कि ये मेरा ज़ाती फ़ैसला हो जाएगा, उन्होंने इनको एक पैसेज दे दिया जाने के लिए। वो ना चाहते तो मैं समझता हूँ जनरल साहब की गलती की बहुत बड़ी गलती है। उनको चाहिए था कि शाम का सर कुचल देते थे, अगर कुचल देते तो आज ये सब नहीं हो रहा था। तो ये उनकी शराफत है, उनकी खुलूस या उनकी मोहब्बत है। वो बड़े नरम दिल इंसान है अंदर से, आप यकीन करिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब की अंदरून मुल्क मूवमेंट पे कोई पाबंदी तो नहीं है? पाबंदी कोई नहीं है, हम खुद अपने कायद को कहीं नहीं जाने देते। अभी बाहर निकलने का मशवरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं दो लोगों को सीवियर किस्म की थ्रेट है। एक जनरल राहिद शरीफ साहब को जो अज़्फ़ के हवाले से कर रहे हैं, और दूसरे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को। हमारे कायद हैं, हम किस लिए हैं? हम अपने ज़रूरी है कि हम अपने कायद को मुश्किल में डालें? हम उनको किसी ऐसी जगह नहीं इनवाइट करते। इसीलिए जल्द से आप यकीन करें कि मैं 1 महीने के नोटिस पे 4-5 लाख बंदों का कराची में मैं जलसा करता हूँ। एक दिन के नोटिस पे 25-50 हज़ार का तो मैं करने के लिए तैयार हूँ अभी भी। लोगों के अंदर बहुत, और मैं लाहौर में करके दिखाता हूँ आपको, चलें छोड़ें आप। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बड़ा सुना था कि आपका रिलेशन बन रहा है, नहीं, हो रहा है, फिर पता नहीं देखिए मुत्तहिदा एक अलग पार्टी है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जनरल साहब ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नज़रिए से बनाई थी कि कायद आज़म
के ज़माने में जो पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग की शक्लें बिगाड़ दी कि किसी ने काफ लगा दिया, किसी ने नून लगा दिया, किसी ने फे लगा दिया, जिसकी मर्जी है उसने वो लगा दिया। अरे भाई, किसी के बाप की जागीर है, नेशनल पार्टी है आपकी जिसने पाकिस्तान बनाया, वो एक ही छतरी, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इसका क्या मतलब कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीगें जितनी हैं एक झंडे के तले आ जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, अच्छे लोग मिल के पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए काम करें, सूद से पाक पाकिस्तान दें और लोगों को, और कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस पर कोई काम भी हुआ है मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद के लिए? कोशिश जारी है, लेकिन मेरा जैसे मैंने अर्ज़ की कि हम सारे आजमाए हुए चेहरों को हमने नहीं लेना। नए सिरे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बल्कि पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग को ओरिजिनल शक्ल में बेइंतहा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं हैं? 18 करोड़ में बेइंतहा दयानतदार लोग भी हैं, कैरेक्टर वाले भी हैं, PhDs हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। भाई, अनपढ़ जाहिल लोगों से तो लाख दर्जे बेहतर है कि किसी प्रोफेसर्स को। एक मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ, कैप्टन साहब, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को वोट कौन देगा? कैसे इतना पैसा खर्च करेगा? वो करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं इलेक्शन पे। आपकी पार्टी के यही पास तो होगा बदकिस्मत, पैसा? यही तो पार्टी देगी पैसा? सर, यही तो बदकिस्मती है कि यहाँ हमने पार्टीज़ को पैसे पे तोड़ना शुरू कर दिया है। हराम कमाओ खरबों रुपया, उसमें तो 2-4 अरब फेंक दो, लोगों को ख़रीद लो, हर इलाके में चले जाओ, दफ्तर खोल लो, अयाशियाँ करा दो। यहाँ क्या होता है, आप किसी को बुलाना चाहें, गाड़ियाँ भेज दें, 2-2, 4-4 हज़ार रुपया भी दें, बिरयानी खिला अभी दें। इस इलेक्शन में हमने देखा कि जनरल काउंसलर पे और ये चेयरमैन के इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लगे। करोड़, ये क्या मायार है? फिर ये तो 2 नंबरी बात हो गई ना। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने एक हदूद मुकर्रर की है कि इससे ज़्यादा बजट, ये फिर जो आप कैसे करेंगे वो सवाल के? आप देखिए, पाकिस्तान मैं नहीं मुस्लिम कर लीग सकता, आम लोगों को अगर लाएगी सामने, तो देखिए, आप लोग कैसे मैं करेंगे? तजवीज़ दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पूरी कौम, ये मैं बिल्कुल जो मैंने अंदाज़ा लगाया है, पूरी सच्चाई से बता रहा हूँ, पूरी कौम की नज़रें जनरल राहिल शरीफ की तरफ लगी हुई हैं, अफवाज पाकिस्तान वो क्या करें? लगी हुई है कि बचाओ हमें तबाह होने से इस मुल्क को। ज़रबे अज़ब कर रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा सर, है, ज़रबे criminals के खिलाफ। कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी कौम, बखुदा आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए, आप इलाकों में जाएं ना, मैं तो क्या हूँ, उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पर लगी हुई है कि जनरल राहिल शरीफ कब हमें इस गद्दे बदबूदार तरीन निज़ाम से हमारी जान छुड़ाएं। फ़ौज, मैं ये समझता हूँ, देखिए, आप ये चाहते हैं कि ये निज़ाम लपेट दें जनरल राहिल शरीफ? मैं कहता हूँ कि जनरल साहब ये इकदाम लें, क्योंकि पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत करती रही। माशाल्लाह जब भी लगें उस वक्त लगें जब हालात बदतरीन हुए, और इस वक्त पाकिस्तान एक गिरती दीवार है, नाउ और नेवर, अदरवाइज़ फातिहा पढ़ लें पाकिस्तान पे। ये जो आपकी सूबाबंदी, जो ये सीटें, ये किसी चीज़ की अक्कासी है कि जी KPK में इमरान खान ले रहा है, पंजाब में नून लीग ले रही है, वहाँ MQM ले रही है, सिंध में वो ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी ले रही है, बलूचिस्तान। अरे भाई, ये तोड़ने की बात है, डिवाइड एंड रूल, सिंपल फार्मूला है गोरों का, डिवाइड एंड रूल। इसके तो इसका हल ये है कि जनरल राहिल शरीफ मार्शल लॉ लगा दें? नहीं, मार्शल लॉ ना लगाएं। जनरल राहिल शरीफ, देखिए, आइन पाकिस्तान से बढ़ के ना कोई आइन है, पाकिस्तान की सलामती से ना कोई और चीज़ है। आइन बड़े बनते रहते हैं यार, पाकिस्तान का बचना ज़रूरी है। क्या करें फिर? क्या तजवीज़? मैं तो कहता हूँ कि जनरल साहब टेक ओवर करें, मार्शल लॉ नॉट मार्शल लॉ, वो लगाएं, इंटरिम सेटअप कर दें 3 साल का, कम से कम 3 साल का इंटरिम सेटअप करें, उसमें फिर आइन को मुअत्तल कर दें। मुतल, बिल्कुल कर दें। आइन की क्या है, मुल्क की अहमियत है, ये आइन की अहमियत है। मुझे ये बताइए सर, मुल्क बचेगा तो आइन रहेगा ना, मुल्क ही नहीं बचेगा तो फिर आइन का क्या फ़ायदा? लाख लिख दें आप, पहले ज़रूरत है आइन की। मैं समझता हूँ कि जनरल राहिल शरीफ साहब को, काश कि मेरी उनसे मुलाकात हो सके, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि खुदा के लिए सर कोई इंटरिम सेटअप ले आइए। इंटरिम सेटअप में साफ़ सुथरे, भले आपको बाहर से लेने हो, पाकिस्तानी बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो यहाँ जिनके साथ इंसाफ नहीं हो, बाहर जाके सर्व कर रहे हैं, और वो अभी भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं, दे विल कम बैक। आप उनको अच्छा पैकेज दें। तो ये तजर्बे तो हम सारे कर चुके हैं, जनरल अयूब के दौर में भी, जनरल ज़िया के दौर में भी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी। ये तो वही गोली है जो हम सदियों से खाते आ रहे हैं। सर, प्योरली मेरिट पे, प्योरली उनकी क्या नाम है, शादी का अमीन लोग हों,
जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं ये पूरी तो ध्यान जब रखें। जो भी आता है अपना सेटअप बनाता है वो कहता है कि मैंने सादिक और अमीन इकट्ठे किए हैं। सर जो देखे तो ना सादिक और अमीन इकट्ठे करने के लिए चाहे नून लीग तोड़ के काफ लीग बनानी सर, ये पड़े। गलत होता रहा ना। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुराने सेटअप में नए, अगर इंटरिम सेटअप आए, कोई पुराना नहीं होना चाहिए। सबके अपने मकासद हैं। नए चेहरे ले आएँ, नए लोग लाएँ, कम्पिटेंट लोग लाएँ उनको। अगर कोई एग्रीकल्चर का PhD है, एक्सपर्ट तो है। ये काम इंतखाबात के जरिए आप करने की तजवीज़ क्यों नहीं देते कि इंतखाब के जरिए नए सर चेहरे? अभी आपने खुद कहा, अभी मैं लाहौर में था जब यहाँ पर हुआ ना, मैं देख रहा था क्या नाम है, याद सादिक, यार करोड़ों रुपया। मैं आई वॉज इन लाहौर जब ये यहाँ पर इलेक्शन हुए, मैं देखा यार मेरे हिसाब से तो करोड़ों रुपये बल्दियात के इलेक्शन में खड़ा हुआ। खुद आ रहा है यहाँ पर। एक दिन मैं यहाँ ट्रैफिक में फंस गया, पीछे की तरफ समनाबाद की, कौन सा इलाका है मुझे इतना नहीं पता, वहाँ मैं फंस गया। देख रहा हूँ जी वो याद सादिक साहब गुजर रहे हैं। और याद सादिक साहब का क्या काम है कि आप आके घुस रहे हैं इधर? कोई काम है? काउंसलर का इलेक्शन है, होने दो यार खामोशी से। बेइंतहा पैसा पैसा कुछ भी कहें आप। हमारे यहाँ लोग इतने गरीब हो चुके हैं, बात वो बेचारे बिक जाते हैं। वो कहते हैं यार चलो 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएगा, हमारी कोई ज़रूरियात पूरी हो जाएगी। ये कोई निज़ाम है जहाँ पर लोग बीमारी से मर जाते हैं? मुझे एक चीज़ बताइए, मैं तो बड़ा गौर करता हूँ इस चीज़ पे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हम सब पाकिस्तानी हैं। चाहे कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई कादियानी, डजेंट मैटर, वी आर पाकिस्तानी फर्स्ट। ये हम कौन होते किसी को मुसलमान करार दें और किसी को काफिर करार दें? क्यों भाई? आपने लिबरल की बात की, 72 फ़िरके होने मुसलमानों के, हमने जी कादियानियों को करार दे दिया, अब हम किसी और को करार दे दें कि क्यों? ये जो हमारे उलमा हज़रात हैं। नहीं, जनरल मुशर्रफ की पार्टी अगर ये समझती है कि सदारती निज़ाम हुकूमत में या अबूरी सेटअप में मुल्क का फ़ायदा है, तो ये बात अवाम के सामने क्यों नहीं रखती? अवाम इस बात पे अपील हों और उनको वोट दें और उनको आगे लेके सर आएँ। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको जुडिशरी ने और नवाज़ लीग ने, ये इफ्तिखार चौधरी और जो लोग हैं, माजरत के साथ हमारे इंसाफ है ही नहीं। किधर है अदल? लोअर कोर्ट्स में देख लें, हर जगह देख लें, आपके साथ कोई यार वैसे किसी को पकड़ लेना डबल सवारी पे या किसी चीज़ पे, उसकी ज़मानत कराना एक अदाब हो जाता है। या किसी के ऊपर कोई पर्चा कट जाए, पुलिस ही उठा लेगी, हीरोइन डाल के उठा लेगी, वो बेचारा सारी ज़िंदगी सड़ता रहेगा। एक एक केस, अभी हमारे कुछ बच्चों की मैंने ज़मानत दी थी, हमारे यहाँ वो एक वो निकल रहा था, क्या कहते हैं, जलसा सा, लोग निकल रहे थे झंडे वंडे लेके, या आज 3 साल हो गए उनको, पुलिस आज तक उनका केस ही नहीं लगा। अब वो कोई किसी जॉब करता है, कोई डेली वेजेस, कोई कुछ, वो हर पेशी पे आ रहे हैं, हर 10 दिन बाद पेशी, 15 दिन बाद, महीना। ये क्या इंसाफ है यार? हमारे यहाँ अक्सर सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट रही है। परवेज़ मुशर्रफ साहब की पार्टी को और आपकी पार्टी को कुछ सिग्नल ऐसे मिले हैं कि अब आप काम तेज़ करें, आपके केस नहीं वेस नहीं, ख़त्म नहीं हो मैंने जाएंगे जैसे और ये आपसे अर्ज़ होगा? की, मैं अपनी ज़ात की हद तक, जैसे आपने सवाल किया था कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैंने कलमा पढ़ के कहा और मैंने गलत नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं है सिवाय अल्लाह मेरे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब अब एक्टिव होंगे पाकिस्तान की सियासत में सदारती निज़ाम के फ़रोग की कोशिश के लिए? परवेज़ मुशर्रफ साहब को महसूर कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मूवमेंट हर चीज़, 2 नंबर केस बना के, जाली केस बना के। अब उनकी रिस्ट्रिक्शन, इनको पता है कि अगर ये बाहर आ गए तो करोड़ों लोगों का हजूम सामने आ जाएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, जिस दिन मुशर्रफ साहब बाहर आ गए, आप देखेंगे कि ये क्या जलसे करते हैं, अपने पैसे से, अपनी जेब से लोग आएंगे। मुशर्रफ साहब को लंदन में भी यही कहा गया था कि जब आप पाकिस्तान में कदम रखेंगे तो लाखों का, करोड़ों का जम्मे गफ़ीर होगा, और फिर वो कुछ भी नहीं, हमें चंद लोग नजर सर आए मैंने वहाँ। आपसे ये अर्ज़ की, साजिशें क्या होती हैं, कॉन्स्पिरेसी क्या है? मिसाल के तौर पे मैं आपके ऑफिस पे कुछ करना चाहता हूँ, मैं 2-4-5 बंदे जो है ना आपके दफ्तर में डाल दूँगा, वो मेरे कहने पे चलेंगे क्योंकि मैं उनको पे कर रहा हूँ, कम तनख्वाह पे भी आ जाएंगे, काम वो मेरे लिए करेंगे, आपके दफ्तर में बैठे आपके खिलाफ काम हो रहा है, आप क्या करेंगे? आपको तो पता भी नहीं है। तो यही कुछ उनके साथ भी हो रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए जनरल साहब को क्या ज़रूरत थी, मैं बताता हूँ, आने के लिए पाकिस्तान में कोई ज़रूरत थी? माशाल्लाह उनके लाखों डॉलर वो लेक्चर दे के कमाते थे, इंटरनेशनली रिप्यूटेड है, उनको दुनिया जानती है, दुनिया बुलाती है, और वो इसके डिफेंस, और जितना मैं समझता हूँ, देखिए जनरल मुशर्रफ 2 धारी तलवार हैं, मेरी बात याद रखिएगा।
उनके पास मैं समझता हूँ जितना अफवाज पाकिस्तान का तजर्बा है, एक वो तजर्बा उनके साथ था, अब उनके पास पॉलिटिकल तजर्बा भी है। तो जितना बेहतर मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जनरल मुशर्रफ सदारती निज़ाम में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर आ जाएँ तो इस मुल्क की किस्मत बदल सकती है। एक देखिए, गलती इंसान से हो जाती है, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मुझे उम्मीद है कि जनरल साहब के साथ जो भी धोखे हुए, आइंदा वो उसकी रोशनी में अच्छे लोगों को लाएंगे, साहिब किरदार लोगों को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।